अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस दरवाजे के पीछे क्या है? इस दरवाजे के पीछे एक अफरियत है। ऐसा अफरियत जो हमारी ज़मीन को निगलने जा रहा है। जी हाँ, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं लेकर चलता हूँ आपको इस दरवाजे के पीछे एक टनल में, जिसे फ्रोज़न टनल ऑफ अलास्का कहते हैं। जूं ही आप इस टनल में दाखिल होंगे तो ये किस शहर के करीब है? ओतियाविक शहर, अलास्का के करीब। हमें याद है कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से ओतियाविक में मुख्तलिफ किस्म के आइस चैम्बर्स बनाए गए हैं ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन मैं आपको फूड की प्रिजर्वेशन से ज़्यादा आगे लेकर जा रहा हूँ। हम लेकर जा रहे हैं एक टनल की तरफ जो कि ऐसे ही सेल बनाते हुए हमें नजर आए। ना तो ये सुराख है और ना ही किसी इंसान की बनाई हुई टनल। ऐसी और भी टनल्स हमारी दुनिया में मौजूद हैं। इस टनल को फॉक्स परमाफ्रॉस्ट टनल कहा जाता है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको इसकी तस्वीर भी मिल सकती हैं। आप इस टनल के अंदर जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टनल आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। और उसकी वजह यह है कि ये टनल परमाफ्रॉस्ट का हिस्सा है, यानी इसके अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन जो ही हम इस टनल के अंदर जाते हैं तो अजीबो गरीब किस्म की एक बदबू हमें आना शुरू हो जाती है। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि इस टनल में बहुत सा कार्बन छुपा हुआ है। अब आपको हैरानी होगी कि टनल में कार्बन कैसे मिला। तो मैं आपको इस टनल की तरफ लेकर चलता हूँ। आप जैसे ही इसकी दीवारों की तरफ देखेंगे, मैंने बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, तस्वीर देखी हैं जिसमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो जो जानवर, जो इंसान बहुत पहले मर चुके हैं, उनके फॉसल्स हमें इस टनल में नज़र आते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर एक हड्डी देख सकते हैं। इस टनल में आपको मैमल्स भी मिलेंगे और ऐसी स्पीशीज भी मिलेंगी जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। लेकिन इस टनल में हमें पुराने ज़माने के प्लांटेशन भी नज़र आती है, हमें घास भी नज़र आता है। तो एक तो हमने पौधों की बात की और दूसरा हमने जानवरों की बात की। और हम ये जानते हैं कि इंसान हो, पौधा हो या जानवर हो, सब अपनी बॉडी में कार्बन रखते हैं। अब कार्बन साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो अफरियत यहाँ पर पनप रहा है वो कार्बन से ही ताल्लुक़ रखता है। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद होता है, वो पौधों के जिस्म का, उनके तनों का, उनके पत्तों का हिस्सा बन जाता है। कार्बन ही कार्बन है, ये पौधा कार्बन ही स्टोर कर रहा है। जब ये पौधा मर जाएगा तो ये डीकम्पोज होगा। इसी तरीके से इन पौधों को जब हम खाते हैं तो हम भी कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, जानवर भी कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम भी कार्बन के बने हुए हैं, पौधे भी कार्बन के बने हुए हैं, जानवर भी बने हुए हैं। जब इंसान मरता है, जब पौधा मरता है, जब जानवर मरता है, तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और डीकम्पोजिशन, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स उसमें हमारी मदद कर रहे होते हैं और उनकी वजह से कार्बन दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो अब कार्बन पहले खाने के तौर पर पौधे में आई, पौधे से इंसान में आई, फिर जब ये सब मर गए तो कार्बन दोबारा कहाँ चलेगी? एटमॉस्फेयर में चलेगी। इसे हम कार्बन साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको फ्रोजन कार्बन हर जगह पर नजर आएगी, क्योंकि जानवर जब मरे या पौधे मरे तो वो डीकम्पोज नहीं हुए। यहाँ पर बड़ी अहम बात है, वो डीकम्पोज नहीं हुए बल्कि वो एक बीच वाली स्टेट में रह गए। अब अगर बर्फ कम होना शुरू होगी, गर्मी होगी, तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो डीकम्पोज हुए तो बहुत कार्बन निकालेंगे। तो यहाँ पर जमी हुई कार्बन है, यहाँ पर एक अफरियत मौजूद है जो सोया हुआ है। यहाँ पर एक बॉम्ब है जो टिक 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 कर रहा है। बहुत फिल्मी सीन बना दिया मैंने, लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरा भी यही हाल था। अब सवाल ये होता है कि इस कार्बन का क्या हमने अंदाज़ा लगाया था? क्योंकि ये तो चीज़ें हमें अभी मालूम हो रही हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंटिस्ट की तरफ जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं, सुजैन नटाली।
और ये काम करती हैं मैसेचुसेट्स में, और वहाँ से 3000 किलोमीटर दूर ये अलास्का में गई, जहाँ पर इन्होंने इस गार से सैंपल्स लिए। इन्होंने बहुत से पत्थरों के सैंपल्स दिए कि देखा जाए कि यहाँ पर कितनी कार्बन मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि जो रॉक्स बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, गहरे रंग की होती हैं, काली गहरे ब्राउन कलर की होती हैं, उनमें उतना ही ज़्यादा कार्बन मौजूद होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा ही हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा कार्बन मिला, जिससे हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ कि ये एक टिकिंग बॉम्ब है जो कि किसी वक्त भी फट सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी या ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस हमारी दुनिया के गिर्द फैली हुई हैं। जब सूरज से रोशनी आती है, रेडिएशंस आती हैं, तो उन रेडिएशंस को, उनमें से कुछ रेडिएशंस को ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन निस्बतन गर्म है और स्पेस के लिहाज से तो बहुत ही गर्म है। इसी वजह से यहाँ पर लाइफ भी मौजूद है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का फ़ायदा ये है कि इसी की बदौलत यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकी। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये ज़्यादा हिद्दत प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन के बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं 18वीं सदी में जाता हूँ, जब हमारी एटमॉस्फेयर में, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 2000 गीगाटन कार्बन बेस्ड ग्रीन हाउसेज मौजूद थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमने बड़े बड़े कारखाने बनाए और जनाब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हवा में छोड़ना शुरू कर दी। तो इंसान साहब जो हैं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। 2019 में 2000 से बढ़कर 3000 गीगाटन होगी। इसकी वजह से पिछले 150 सालों में, 150 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया ज़मीन का। ज़मीन के ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए और ज़मीन के समंदरों की हाइट बढ़ना शुरू हो गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हम इंडस्ट्रियल एमिशंस की बात करते हैं, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं इंडस्ट्रियल एमिशंस, आज आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल एमिशंस जो कि इंसानों ने किए, उसने इस सिस्टम को ट्रिगर तो किया, लेकिन उसको कंट्रोल करके शायद हम इस अफरियत को काबू नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडस्ट्रियल एमिशंस की तरफ। 1750 में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ज़मीन में मौजूद थी वो थी 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप मिलियन पार्ट्स बना दे तो उसमें 280 पार्ट्स, इतनी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। लेकिन फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से बढ़ी और 421 ppm इस वक्त मौजूद है। अगर मैं अलास्का की बात करूँ तो 1970 से लेकर ऑनवर्ड टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर 70% तेज़ी से CO2 बढ़ी है, बहुत बड़ी स्पाइक आई है। और इसी वजह से हमें कभी साइबेरिया में सुराख मिल रहे हैं ज़मीन में बड़े बड़े, कभी हमें अलास्का की लेक में सुराख मिल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता परमाफ्रॉस्ट से ऊपर जा रही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन सुराखों में नहीं मिली, यहाँ पर मिली है हमें मीथेन। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 30% ज़्यादा मूजी ग्रीन हाउस गैस है। ये 30% ज़्यादा टेम्परेचर को अपने अंदर स्टोर कर सकते, तो ख़तरनाक ये बहुत है। लेकिन इसका जो एक कम शिद्दत वाला पहलू है वो ये है कि ये 12 साल तक रहती है, इसकी लाइफ 12 ईयर्स है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड निस्बतन ठंडी ग्रीन हाउस गैस में से एक गैस है, लेकिन ये 300 से लेकर 1000 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है। तो दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है। अब हमने बात ये की, अब बात को समझिए कि ज़मीन के नीचे एक तह है जो कि बर्फ़ से बनी हुई है कई इलाकों में, और इस तह में मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फॉसल्स, और ये तह हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की है। हमने अभी ये बात नहीं की कि मीथेन कहाँ से आ रही है, इन जगहों पर तो मीथेन भी आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है उनके बारे में अगली वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो वो एक और ख़तरा है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो मीथेन के इस वक्त जो मीथेन प्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी जो सोर्सेज हैं वो हैं फॉसल फ्यूल्स, और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है। मीथेन को ख़त्म करने के लिए और परमाफ्रॉस्ट को बचाने के लिए 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे इंटरनेशनल पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें ये कहा गया कि ज़मीन का टेम्परेचर
1.5 डिग्री से ज़्यादा हमने बढ़ने नहीं देना। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम कार्बन की सोर्स देखें तो वो परमाफ्रॉस्ट है, और इंसान ने जो मैक्सिमम CO2 इस वक्त रिलीज की है एटमॉस्फेयर में वो है 460 गीगाटन। 460 गीगाटन इंसानों ने रिलीज की है, लेकिन हमारे मॉडल्स में जो कि ज़मीन के वेदर के मॉडल्स हैं जो कि फॉरकास्ट करते हैं उसमें परमाफ्रॉस्ट से रिलीज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड नज़रअंदाज कर दी जाती है। आज तक अभी हमने ऐसे मॉडल्स नहीं बनाए जिसमें हम बता सके कि ज़मीन की हिद्दत जब परमाफ्रॉस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो उससे कितनी बढ़ेगी। तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक चेन रिएक्शन है, जो जो बाहर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और कुछ अमोनिया भी निकलेगी। ग्रीन हाउस गैसेज ये दोबारा जाएंगे और ज़्यादा गर्म करेगी एटमॉस्फेयर को, और फिर परमाफ्रॉस्ट और तेज़ी से फैलेगा, पिघलेगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसा है जैसे कि पहाड़ से एवलांच इफेक्ट आता है, यानी छोटा सा पत्थर बर्फ़ का रोल आता है और वो नीचे बड़ा हो जाता है। इसे रोकने में अब बड़ी अहम बात है कि इसे रोकने में हमारा क्या किरदार है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ ही नहीं रही, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा साइड पर रह गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ट्रिगर ज़रूर दिया है, इस चीज़ को ट्रिगर किया है, शुरू किया है कि परमाफ्रॉस्ट पिघले और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जाए और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड अब अपना काम खुद करिए। तो ये एक फीडबैक सिस्टम बन चुका है और इसका हल क्या है फ़िलहाल हमें मालूम नहीं। लेकिन बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। बात सिर्फ परमाफ्रॉस्ट की नहीं है, बल्कि परमाफ्रॉस्ट के नीचे भी कुछ है। देखते रहिए तख्ती ऑनलाइन।